हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बात करेंगे आर्ट और कल्चर के वीडियो नंबर 3 की। पहला वीडियो दूसरा वाला हमने बहुत शॉर्ट में निपटा दिया, ताकि जिसमें चित्रकला, अन्य कलाएं, पेंटिंग, आर्ट फॉर्म, डांस वगैरह सब कुछ एक वीडियो में कवर कर दें। तो ये वीडियो सिर्फ यूपीएससी वालों के लिए नहीं है, ये पीसीएस या कोई भी वनडे एग्जाम को भी आप देंगे तो इसमें जो फैक्ट हैं वही पूछे जाते हैं। कोई स्टैटिक प्लस करंट का ये बहुत अच्छा मिक्सचर है। तो आप और कोई वीडियो नहीं भी देखते हैं, अगर वनडे एग्जाम वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आगे भी बाकी सब्जेक्ट्स की पीटी 365 कवर कराता रहूं। तो बात करते हैं भारतीय पारंपरिक वस्त्रों के बारे में। तो यूनेस्को ने 21वीं सदी के लिए हस्तनिर्मित पारंपरिक भारतीय वस्त्रों की सुरक्षा नामक एक दस्तावेज जारी किया है। इस दस्तावेज में देश के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची भी जारी की गई। पारंपरिक वस्त्रों की बात करें उत्पत्ति, तो भारत सिंडन, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि वहां पर कपास होती थी। तो यहाँ के लोग अपनी पोशाकों की बुनाई करने के लिए घर पर तैयार धागे का प्रयोग करते थे और सर्वप्रथम वस्त्रों को रंगने के लिए नील का प्रयोग करते थे। भारतीय पारंपरिक वस्त्रों की प्रमुख श्रेणियां की बात कर लेते हैं। तो एक है फुलकारी और चिकनकारी। फुलकारी और चिकनकारी ये कढ़ाई वाले वस्त्र होते हैं, यानी कि वस्त्रों पर कढ़ाई, वो खाने वाली कढ़ाई नहीं ठीक है, डिजाइन वाली कढ़ाई। इसके अलावा रजिस्टर डाइड वस्त्र, जिसमें प्रतिरोध रंजित, जिसमें बंधनी और इकत इंपॉर्टेंट है। ये बंधनी इकत ये ऐसे फालतू में नहीं लिखे। फुलकारी चिकनकारी कढ़ाई वाले कपड़े हैं। बंधनी और इकत एक रजिस्टर डाइड होता है। और इसके बाद छपाई वाले वस्त्र हैं, जिसमें कलमकारी और बंगरू छपाई है। हाथ से वो बुने हुए वस्त्रों की श्रेणी में बनारसी जरी वस्त्र और कश्मीरी शॉल शामिल है। होता क्या है, देखिए रजिस्टर डाइड में बंधनी या इकत में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई कपड़ा होगा, एक मिनट देख रहे हैं, मान लीजिए ये कपड़ा है, मान लीजिए ये कपड़ा है, तो क्या करेंगे, इसको इस तरह से बांध देंगे और बांधने के बाद अच्छे से बांध दिया और ऊपर से इस पे कलर डालेंगे, ठीक है। और एक डिजाइन में, पैटर्न में कलर डालते हैं घुमा घुमा के, और उसके बाद में सुखा लिया जाता है। तो एकदम जैसे आपने देखा होगा राजस्थानी पगड़ी वगैरह कलर देखी है, अलग अलग कलर का मिक्सचर, तो उस तरह की एक तरह से आपको डिजाइन निकल के आती है। यानी कि वो होता हैंडमेड ही है, ऐसा नहीं उसमें मशीनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो बंधनी इकत, इनके थोड़ा सा बंधनी और इकत में डिफरेंस है, वो आर्ट कल्चर की क्लास में आपको बता देंगे। ये सिर्फ पीटी 365 है। आगे बात करें तो परंपरागत शिल्प को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की गई थी, जैसे विपणन सहायता और सेवा योजना, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना, हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर मिशन, अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना। कोई वैसा याद करने की जरूरत नहीं, एक बार बस देख लीजिए कि ऐसा हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, और ये रही भारत के विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची। अगर आपको यहां पर ये नहीं दिख रहा है, अगर आपको यहां पर ये नहीं दिख रहा है, तो इसकी पीडीएफ हमने ग्रुप में टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करा दी है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। कोशिश करिए कि प्रिंट निकाल लें, लिखने का प्रयास ना करें। तो लद्दाख की बात करें तो वहां पर थिंगमा, यानी कि ऊन बांधकर रंगाई किए हुए वस्त्र या बंधनी या टाई डाई का प्रयोग किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में चंबा रुमाल, चंबा घाटी में, और हरियाणा में जो है खेस बुनाई, जो कि पानीपत में, और टेपेस्ट्री यानी कि चित्रय वन का बुनाई, जो कि पानीपत में की जाती है। इसके बाद नीचे आते हैं, राजस्थान की बात करें तो वहां पर डंका कढ़ाई उदयपुर में, ठीक है, स्प्लिट प्लाई ब्रेड बुनाई की जाती है। उत्तर प्रदेश वाले जरूर ध्यान दें, अवध जामदानी वाराणसी में, बालूचरी बुनाई ये वाराणसी में, बदला कढ़ाई लखनऊ में, ग्यासर बुनाई वाराणसी में, और हेड ब्लॉक प्रिंटिंग फर्रुखाबाद में, यानी कि ठप्पा छपाई फर्रुखाबाद में होती है। यानी कि अवध जामदानी, अवध नाम से कंफ्यूज मत होना कि लखनऊ होगा, वो वाराणसी में, बालूचरी बुनाई वाराणसी में, बदला कढ़ाई लखनऊ में, ग्यासर बुनाई वाराणसी में, और हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग यानी कि ठप्पा छपाई फर्रुखाबाद में होती है। इसके बाद आगे बात करते हैं
गुजरात की, तो गुजरात में असवली साड़ी की बुनाई अहमदाबाद में होती है। कुश्ती बुनाई नदसारी और भरूच में। मसरू बुनाई मातानी पछेड़ी इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद मातानी पछेड़ी। पटोला बुनाई भी इंपॉर्टेंट है, ये पाटन में होती है। रोगन वस्त्र छपाई निरोना। सुजानी बुनाई भरूच में। तंगलिया बुनाई भी होती है। महाराष्ट्र में हिमरू बुनाई औरंगाबाद में होती है। मध्य प्रदेश में नंदना हेड ब्लॉक प्रिंटिंग जवाद। गोवा में कुनबी बुनाई की जाती है। केरल में आयुर्वेदिक वस्त्र बलरामपुर में। इंपॉर्टेंट है, एक मिनट। ये दिख रहा है आपको, ठीक है। केरल में आयुर्वेदिक वस्त्र बलरामपुर में। तमिलनाडु में ये देखिए सिकल नायकन पेट कलमकारी तंजावुर में। संगुड़ी या चंगुड़ी मदुरई में। टोडा कड़ाई नीलगिरी में। कर्नाटक की बात करें तो गुलेदगट्टू खंड गुलेदगट्टू में। इतकल बुनाई बांगलकोट में। लंबाडी या बंजारा कढ़ाई संदूर बेलारी जिला में। इसके अलावा मोलका मालमूर रेशम की बुनाई चित्रदुर्ग में की जाती है। दक्षिण भारत की बात करें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, तो हिमरू बुनाई यहाँ पर हैदराबाद में की जाएगी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। सिद्दीपेट गोलबामा बुनाई आंध्र प्रदेश में। गोगड़ी भेड़ के ऊन से कंबल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बनाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो सुगंधित वस्त्र बालापोश में बनाए जाते हैं, बालाकोट नहीं है बालापोश है। इसके अलावा गरद कोरियल बुनाई मुर्शिदाबाद में। ओडिशा की बात करें तो बंद बंधानी बुनाई इंपॉर्टेंट संबलपुर। बरहामपुर पट्टा या भोडा कुंभ ये भी उड़ीसा से है। और धला पत्थर पर्दा खोर्दा से है। डोंगरिया कोंद वस्त्र कंधमाल से है। और केंदुला पट्टा सुलेख बुनाई बिहार में। बावन बूटी बुनाई नालंदा। खेता कढ़ाई किशनगंज में की जाती है। अब बात करते हैं भारतीय खिलौनों की, जिस पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS ने खिलौनों की सुरक्षा पहलुओं पर 10 भारतीय मानक प्रकाशित किए। ठीक है, इनमें से 7 मानक खिलौनों की सुरक्षा पर गुणवत्ता नियंत्रण का हिस्सा है, यानी कि चिल्ड्रंस के लिए खिलौने सुरक्षित होने चाहिए। ठीक है, और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश यह अनिवार्य बनाता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खिलौने सुरक्षा के 7 भारतीय मानकों के अनुरूप हों। साथ ही BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के लाइसेंस के तहत इनमें एक मानक चिन्ह यानी कि ISI का निशान भी हो, और यह सरकारी दिशा निर्देश 1 जनवरी 2021 से लागू हुआ है। BIS की बात कर लेते हैं। मुख्यालय अगर पूछा जाए तो नई दिल्ली याद रखना। फुल फॉर्म पूछा जाए तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का है। BIS के बारे में बात करें तो BIS को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। यह उपभोक्ता मामले के विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन है। इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है? मानकीकरण, चिन्हांकन, गुणवत्ता प्रमाणन का सामंजस्यपूर्ण विकास और मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण को नया बल प्रदान करना। 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं BIS के, इंपॉर्टेंट हैं। एक तो 2016 अधिनियम के तहत इसका गठन होता है। मुख्यालय हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। 5 इसके हैं, जिसमें एक है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता जो कि पूर्वी मुख्यालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय है। इसके अलावा चेन्नई वो है आपका दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय। इसके अलावा मुंबई ये है आपका पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय। और इसके बाद चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ ये उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय। और दिल्ली मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, यानी कि 5 क्षेत्रीय कार्यालय। संरचना की बात करें तो ये 25 सदस्य। एक तो ये किसके अधीन आता है? ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संरचना की बात करें तो इसमें कुल 25 सदस्य होते हैं BIS में। और अध्यक्ष होगा इसका केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री। उपाध्यक्ष होगा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री। ठीक है, ये हो गया BIS के बारे में पूरा डिटेल। अब बात करें भारतीय खिलौनों की, जिसपे एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना इस वर्ष मुझे प्रतीत होती हैं। तो देखते हैं क्या है सिस्टम।
मार्केट वैल्यू की बात करें तो भारत का वर्तमान खिलौना बाजार लगभग $1.5 अरब का है, जो वैश्विक खिलौना बाजार का केवल 0.5% है। क्या ही होगा खिलौना बाजार, अपन लोग तो मिट्टी विट्टी खेलने वाले, लेकिन अब धीरे धीरे ये मार्केट बढ़ रहा है, लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है उस हिसाब से। तो खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्थानीय स्तर पर खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने हेतु खिलौना उद्योग के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई है। इसके अलावा हस्तशिल्प खिलौना क्लस्टर्स का विकास किया गया है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मोस्ट ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो थी उसके तहत 6ठी कक्षा से छात्रों के लिए खिलौने बनाने का पाठ्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट खिलौनों के विनिर्माण केंद्र के बारे में। इसकी भी पीडीएफ मैंने डाल दी है। उत्तर प्रदेश में बनारस के लकड़ी के खिलौने प्रमुख हैं। उड़ीसा में संबलपुर खिलौने और पत्थर के खिलौने, ठीक है। असम के टेराकोटा खिलौने और असारी कांदी खिलौने, मणिपुर की लैफा देवी, पश्चिम बंगाल की नटुन ग्राम डॉल्स और तेलंगाना के निर्मल खिलौने, तमिलनाडु के तंजावुर गोलू गुड़िया और बोपू सामान, आंध्र प्रदेश की एटिकोप्पा का खिलौने और कोडापल्ली खिलौने, कर्नाटक के चन्नपटना और किन्नाली खिलौने, महाराष्ट्र के भातुकली किचन सेट और सावंतवाड़ी के लकड़ी के खिलौने, गुजरात के धिमडा ढिंगला, ठीक है, और हंदवई के किचन सेट। पंजाब की बात हो रही है, लट्टू शीर्ष से घूमने वाला बच्चों के लिए झुंझुना पेटी जिसको बोलते हैं घुग्गू, और छनकना खूब नाम सुना होगा आपने, एक सीटी वाला खिलौना, ठीक है। तो ये रहे आपके खिलौने। तो इसके ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो उसकी मैंने पीडीएफ डाल दी है, अब चेक कर लेना। इसके बाद बात करते हैं सुर्खियों में रही अन्य कलाकृतियों के बारे में, यानी कि क्राफ्ट इन न्यूज़ के बारे में। तो हुआ सुर्खियों में रही क्यों? तो प्रधानमंत्री ने जो G20 शिखर सम्मेलन था वो अलग अलग जो देशों के राष्ट्र प्रमुख थे उनको भारत की पारंपरिक कलाकृतियां भेंट करी। क्यों भेंट करी? ये एक तरह से प्रमोशन का एक तरीका होता है कि हमारे यहाँ ये भी होता है, ये दर्शाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि जो आए अपने उनको दिखाना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या बनता है, जिससे वो बाद में वो मार्केट की तरह भी स्थापित किए जा सके। तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक है पहाड़ी लघु चित्रकला जिसको कांगड़ा शैली। तो कांगड़ा शैली की विशेषता क्या होती है? राधा कृष्ण के चित्र होते हैं और कुछ कुछ राजस्थान की शैली से मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि जब अकबर काल का और जहांगीर काल का समापन हुआ, इसके बाद औरंगजेब वगैरह आ गए, तो इन्होंने इन सबको चित्रकारों को भगा दिया। तो कुछ चित्रकार राजस्थान की ओर वापस लौट गए, वहीं कुछ चित्रकार अपने पहाड़ी क्षेत्रों की ओर निकल गए जहां पर राजपूत राजाओं ने उनको आश्रय दिया। तो जहां पर भी आपको राजपूत राजा मिलेंगे वहां भगवान कृष्ण, राधा, इनकी मूर्तियां ज़्यादा मिलेंगी। तो पहाड़ी लघु चित्रकला कांगड़ा शैली की बात करें तो ये लघु चित्रकला और पुस्तक चित्रण की एक शैली है और यह भारत में हिमालय की तलहटी के स्वतंत्र राज्यों में विकसित हुई थी। यह चित्रकला कांगड़ा क्षेत्र के एक प्रमुख शासक राजा संसार चंद 1775 से 1823 के संरक्षण में विकसित हुई थी। राजा का नाम याद रख लेना। कांगड़ा शैली की अब तक की सबसे काव्यात्मक और गीतात्मक भारतीय शैलियों में से एक है। यह शैली अपने निर्मल सौंदर्य और निष्पादन की सूक्ष्मता के लिए जानी जाती है और कांगड़ा शैली की अनूठी विशेषताएं रेखाओं की सूक्ष्मता, रंग की चमक और अलंकृत विवरणों की सूक्ष्मता है। इस शैली के चित्रित सबसे लोकप्रिय विषय हैं भागवत पुराण, गीत गोविंद बहुत इंपॉर्टेंट, नल दमयंती, बिहारी सतसई, रागमाला और बारामासा, ये कांगड़ा शैली से संबंधित है। इसके बाद आगे बात करते हैं छपाई कला के बारे में, वस्त्र के बारे में। तो वो है मातानी पछेड़ी। मातानी पछेड़ी, ठीक है। तो मातानी पछेड़ी का शाब्दिक अर्थ है मातृ देवी के पीछे। पछेड़ी का अर्थ एक धार्मिक हस्त निर्मित वस्त्र। इसके केंद्र में मातृ देवी का एक चित्र बनाया जाता है और यह शुरुआत इसकी मानी जाती है गुजरात के घुमंतु
वाघरी समुदाय के द्वारा, मातानी पछेड़ी वाघरी समुदाय के द्वारा लोगों ने बनाया जाता था। लेकिन क्यों? क्योंकि निचली जाति के होने के कारण इन्हें मंदिरों में उस समय प्रवेश नहीं दिया गया। लेकिन ये थे तो भगवान के भक्त ही, बोले हम भी पूजा करेंगे। तो इन विचारों ने क्या किया कि कपड़े पर माता का चित्रित करना शुरू कर दिया और स्वयं के पूजा स्थल बनाए। मातानी पछेड़ी को गुजरात की कलमकारी भी कहा जाता है, क्योंकि यह दक्षिण भारत की कलमकारी कला से मिलती जुलती है। एक चीज आपको क्लियर होगी, कलमकारी दक्षिण भारत की है। कहाँ से, आगे समझ जाएंगे। साथ ही इसमें चित्रकारी की विधि अर्थात बांस से बनी कलम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बागरी समुदाय याद रखना। इसके बाद बात करते हैं पिथौरा चित्रकला की। यह भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए घोड़े घोड़े दिख रहे हैं, मजनू भाई की पेंटिंग। हाँ, तो पिथौरा चित्रकला का इतिहास काफी पुराना है। हजारों वर्ष पुराने गुफा चित्रों में भी इस शैली के दर्शन होते हैं। पिथौरा चित्रकला गुजरात, राजस्थान, एमपी के कुछ हिस्सों में रहने वाले राठवा, भील, नायक व ताड़ी जनजातियों द्वारा बनाए गए चित्रों में देखने को मिलती है। ये चित्रकारी आदिवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और पौराणिक जीवन एवं मान्यताओं के संबंध में जानकारी देती है। और इम्पोर्टेंट ये है कि पिथौरा चित्रकला में 7 घोड़े विशेष महत्व रखते हैं। ये घोड़े उन 7 पहाड़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो राठवा समुदाय के निवास स्थल के चारों तरफ मौजूद है। पिथौरा चित्रकला एक कला शैली से अधिक एक अनुष्ठान की तरह है। यह अनुष्ठान या तो भगवान के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए अथवा इच्छा या वरदान मांगने के लिए किया जाता है। पिथौरा चित्रकला इंपॉर्टेंट याद रखना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में। और कौन कौन सी जनजातियों, राठवा, भील, नायक व ताड़ी जनजातियों द्वारा। इसमें 7 घोड़े प्रमुख हैं। बस ये आपको याद रखना। इसके बाद आगे बात करते हैं सुलेमानी कटोरे के बारे में। ये पाकिस्तान को देना चाहिए, भीख मांगने के लिए काम आएगा। तो सुलेमानी कटोरे या अफीक मध्यम स्तर का मूल्यवान पत्थर है। यह राजपीपला की भूमिगत खानों में और रतनपुर में नदी तल में पाया जाता है। इन पत्थरों को काटकर कटोरे जैसी अलग अलग सजावटी वस्तुओं को बनाने के लिए निकाला जाता है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सुलेमानी पत्थर में किसी व्यक्ति के भीतर अथवा उसके आसपास की ऊर्जा को संतुलित करने की उपचारात्मक हीलिंग प्रॉपर्टीज मौजूद रहती हैं। और 18वीं सदी में खंबात का बंदरगाह, जो अब आनंद जिले में है, सुलेमानी पत्थर उद्योग का केंद्र रहा होगा। इसके बाद आगे बात करते हैं पाटन पटोला। फिर से इंपॉर्टेंट आ गई। तो पाटन पटोला, ये देखिए आपको डिजाइन दिख रही होगी। तो ये शुद्ध रेशम में बुनी गई दोहरी इकत या पटोला की प्राचीन कला है। यह 11वीं सदी के मध्य समय की उत्तरी गुजरात के पाटन क्षेत्र की कला है। पटोला वस्त्र दोनों तरफ रंगों और डिजाइन की समान गहनता दर्शाते हैं। वैसे तो एक तरफ रंगा जाता है, लेकिन पटोला में दोनों तरफ होता है और इसकी रंगाई तकनीक को बांधनी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। इसके बाद बात करें किन्नौरी शाल के बारे में। शॉल बोलते हैं जिसको, हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध शॉल है। इसके ज्यामितीय डिजाइन पर मध्य एशियाई संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव है। इसकी डिजाइन में ऐसे रूपांकन शामिल हैं जो आमतौर पर धर्म और संस्कृतियों के प्रतीक हैं। इसके आधार के रंग में प्राकृतिक रंग अर्थात धूसर, काला, भूरा और सफेद हैं। और इसके अलंकरण में नारंगी, नीला, हरा आदि वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। और इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट, इन शालों को अधिकांशतः 2 भागों में बुना जाता है और इन भागों को फिर व्यापक रूप से हाथ की सिलाई के माध्यम से केंद्र से जोड़ा जाता है। ये विशेषता है किन्नौरी शॉल की। ये याद रखना, 2 भागों में अलग अलग बुना जाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। तो रोगन चित्रकला की बात करते हैं। तो क्वाड मीटिंग के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री को एक सफेद रोगन भेंट करी। रोगन होता क्या है कि वस्त्र पर की जाने वाली चित्रकला का एक रूप है। इसमें 4 शताब्दियों से अधिक पुराना माना जाता है। वर्तमान में गुजरात के कच्छ के निरोणा में केवल एक ही परिवार के द्वारा संरक्षित है। रोगन फारसी शब्द है, इसका अर्थ होता है वार्निश या तेल। इस कला में उबले हुए तेल और वनस्पति रंगों से बने पेंट का उपयोग किया जाता है। इस कला में अरंडी के तेल से बने एक विशेष पेस्ट का उपयोग किया जाता है और सामान्यतः ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को प्राथमिकता दी जाती है। रोगन चित्रकला में इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि यह वस्त्र पर की जाने वाली कला है। इसके बाद आगे बात करते हैं सांझी चित्रकला की। तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने क्वाड बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति को सांझी चित्रकला का एक चित्र, ये देखिए,
भेंट किया। इस चित्रकला का विकास 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान उत्तर प्रदेश के वृंदावन में हुआ। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कृष्ण जीवन की घटनाओं पर आधारित स्टेंसिल बनाना शामिल है। सांझी शब्द का अर्थ सांझ या संध्या से, और यह संध्या के समय मंदिरों में रंगोली बनाने की प्रथा से संबंधित है। सांझी चित्रकला यानी कि यूपी, और यूपी में कहाँ से, वृंदावन से। यानी कि शाम होगी तो कहाँ जाएंगे आप, वृंदावन, बहुत मजा आता है, इसलिए सांझी चित्रकला वृंदावन से संबंधित है। बोलो राधे राधे। इसके बाद आगे बात करते हैं पट्टा चित्र। कई बार आया, आपने भी सुना होगा। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री साहब थे, उन्होंने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात करी और इन्हें एक पट्टा चित्र पेंटिंग भेंट की। ये नहीं पूछा जाएगा, पूछा क्या जाएगा, पट्टा चित्र चित्रकला के बारे में पूछा जाएगा। तो स्क्रॉल पेंटिंग उड़ीसा की एक विशिष्ट पेंटिंग है। उत्पत्ति 12वीं सदी में मानी जाती है और ये पेंटिंग को विशेष कैनवास पे बनाया जाता है। इनमें सूती साड़ियों को इमली के घोल के साथ बिछाया जाता है, उसके बाद उस पर क्ले पाउडर से लेपित किया जाता है। यह कला श्री जगन्नाथ पंथ और पुरी में मंदिर परंपराओं की निकटता से संबंधित है। ये आप देख रहे हो भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां, ये 3 मूर्ति हमने बताई थी। ठीक है, ठीक है, जगन्नाथ, सुभद्रा और उनके बड़े भाई की मूर्तियां। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रत्नागिरी की शैल नक्काशियां, जिसको बोलते हैं पेट्रोग्लिफ्स, रॉक कार्विंग पेट्रोग्लिफ्स। तो विशेषज्ञों ने रत्नागिरी में प्रस्तावित मेगा ऑयल रिफाइनरी परियोजना को अस्वीकार कर दिया है। क्यों? इसके पीछे का कारण बताया है कि यहाँ की परियोजना से शैल आकृतियों को संभावित नुकसान हो सकता है। रत्नागिरी स्थित कहाँ है? महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में स्थित है। पेट्रोग्लिफ्स यानी कि किसी चट्टान की सतह के हिस्से को काटकर अगर बनाए, ये देखिए आपको दिख रही है पेट्रोग्लिफ्स। इन शैल कलाकृतियों को संरक्षित स्मारकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ये शैल नक्काशियां प्रागैतिहासिक काल के दौरान कठोर लैटराइटिक शैलों पर यानी कि पत्थरों पर बनाई गई। इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अनंतव्य यानी कि टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया है। कोंकण क्षेत्र में कुल 1000 से अधिक शैल नक्काशियां हैं। इन्हें कातल शिल्प भी कहा जाता है। क्यों? इन पर अलग अलग जानवरों, पक्षियों, ज्यामितीय संरचनाओं और प्राचीन चित्रलेखों को भी उकेरा गया है। भीमबेटका और मिर्जापुर की नक्काशियों के विपरीत यहाँ जानवरों के शिकार के किसी भी दृश्य को चित्रित नहीं किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये निकल कर आती है कि जो रत्नागिरी की शैल नक्काशियाँ हैं जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, उसमें भीमबेटका में आपने देखा होगा ऐसे आदमी बना हुआ है शिकार करते हुए, हाथी पे चढ़ा शिकार करते हुए। यहाँ पे शिकार जैसा कुछ भी नहीं दर्शाया गया, यही इंपॉर्टेंट है। मिर्जापुर वाली नक्काशियों में भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है मनुष्य को। अब बात करते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के बारे में। तो भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और पद्म विभूषण प्राप्त करता संतूर वादक कौन थे? पंडित शिव कुमार शर्मा है, नाम याद रख लेना। अब इनका हो गया निधन। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखी थी, लगभग 400 से 200 ईसा पूर्व के बीच के आसपास ये मानी जाती है। भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्रों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से समूह? एक है अवनद्य भात, यानी कि इसमें खिंची हुई खाल से ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे डमरू नगाड़ा, इसमें ये दोनों तरफ खाल लगी होती है ना, तो ये होती है अवनद्य। इसके बाद घन वाद्य की बात करें या ठोस वाद्य, ये ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करते हैं। उदाहरण के लिए घंटी, गोंग या चिमटा, ठीक है, बजाने वाला चिमटा, शरीर पे नहीं वैसे वाला। तो घंटी, गोंग, चिमटा ये घन वाद्य हैं। इसके बाद सुशिर वाद्य हैं, एरोफोन, ये उदाहरण के लिए सहनाई या बांसुरी जिनमें हवा जाए तो वो एरोफोन्स कहलाते हैं। इसके बाद तत्वाद्य यानी कि कार्डोफोन, इसमें ध्वनि 2 बिंदुओं के बीच तारों के कंपन द्वारा उत्पन्न किया। उदाहरण के लिए सारंगी, सरस्वती, वीणा, संतूर, तत्वाद्य या फिर कार्डोफोन। अवनद्य में दोनों तरफ से ऐसे ढाल दिया, ढोलक जैसी संरचना। तत्वाद्य यानी कि कार्डोफोन में गिटार जैसी संरचना यानी कि सारंगी, सरस्वती, वीणा, संतूर। घन वाद्य का मतलब है जो ठोस है, घंटी, गोंग जो बजाते हैं या चिमटा बजाते हैं ना मांगने वाले, ऐसे ऐसे करके। इसके अलावा आगे बात करते हैं रंग स्वाधीनता की, नया टॉपिक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो रंग स्वाधीनता है क्या? तो ये संगीत नाटक अकादमी द्वारा रंग स्वाधीनता का आयोजन किया गया। रंग स्वाधीनता स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को सजोने का एक उत्सव है। इस दौरान देश भर की निम्नलिखित लोक संगीत परंपराओं का भी वर्णन किया गया, इनको पढ़ लेना। नंबर 1 है पांडवों का कड़ा। तो कड़ा की उत्पत्ति संभवतः 17वीं शताब्दी के मेवात में हुई होगी। ये आमतौर पर महाभारत के प्रसंगों और युद्ध के मैदान में
महाराणा प्रताप की अद्भुत वीरता पर केंद्रित है पांडवों का कड़ा। इसके बाद ओग्गू कथा की बात करें तो ये तेलुगु भाषी क्षेत्रों का एक लोक नाट्य रूप है ओग्गू कथा। इसके बाद बात करें पंजाब की ढाडी गायन परंपरा, तो इसकी शुरुआत गुरु हरगोविंद सिंह ने युद्ध के मैदान में शस्त्र हाथ में उठाकर वीरों के बीच बहादुरी को प्रेरित करने के लिए पंजाब की ढाडी गायन परंपरा शुरुआत करी थी गुरु हरगोविंद सिंह जी ने। इसके अलावा पोवाड़ा की बात करें तो महाराष्ट्र में लोकप्रिय गाथा गीत गायन की एक समृद्ध पारंपरिक शैली है पोवाड़ा। इसके अलावा दास्तान गोई की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहानी सुनाने की एक पारंपरिक फारसी शैली है। दास्तान गोई करने वाले कलाकारों की ध्वन्यात्मक आवाजों में रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा जीवंत हो उठी है, दास्तान गोई। इसके बाद आगे बात करते हैं सुमंग लीला की बात करें, ये नया टॉपिक है सुमंग लीला। तो सुमंग लीला है क्या? तो हाल ही में इम्फाल यानी कि मणिपुर में अखिल मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव के 50वें संस्करण का आयोजन आरंभ हुआ है। सुमंग लीला 19वीं 20वीं सदी में विकसित एक प्रांगण नाटक यानी कि मणिपुरी नाट्य कला है सुमंग लीला। ऐसा माना जाता है कि यह मैतेई समुदाय, इंपॉर्टेंट है, मैतेई समुदाय पूछ सकते हैं कहाँ से है, और इसके एक अनुष्ठान लाई हरोवा से प्रेरित है। वर्तमान में यह नैतिक मूल्यों, एकता और अखंडता जैसे मुद्दों को संबोधित करता है। इस प्रकार लोगों को शिक्षित करने और समाज में सुधार लाने पर यह केंद्रित है। इसमें महिला कलाकारों की सभी भूमिकाएं पुरुष कलाकारों द्वारा निभाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। सुमंग लीला में महिला कलाकारों की सभी भूमिकाएं पुरुष कलाकारों द्वारा निभाई जाती हैं। महिला थिएटर समूहों के मामले में पुरुष पात्रों की भूमिकाओं को महिला करें, यानी कि एक जैसा ही कला, अगर पुरुष थिएटर है तो सारी भूमिकाएं पुरुष निभाएगा, महिला थिएटर तो सारी भूमिकाएं महिलाएं निभा लेती हैं। ये होते सुमंग लीला, मणिपुर से संबंधित है। इसके बाद आगे बात करते हैं ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि। पांडुलिपि का मतलब होता है पत्तों पर हाथ से लिखना यानी उकेरना एक तरह से। तो पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में ताड़ के पत्ते की पांडुलिपियों के प्रथम संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कहाँ पर? केरल के तिरुवनंतपुरम में ताड़ के पत्ते की पांडुलिपियों का एक संग्रहालय शुरुआत की गई है। इसके अलावा ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियां लिखित रूप में ज्ञान को प्रसारित करने और संरक्षित करने के लिए मानव की सबसे प्राचीन व व्यापक तकनीकों में से एक है। ये तो हमें पता है। इसमें भी दो प्रकार हो जाते हैं। इन्हें दो प्रकार के ताड़ के वृक्षों पालमीरा और तालीपोट में से प्राप्त किया जाता है। पालमीरा की बात करें तो ये पत्ता मोटा और कम लचीला होता है और समय के साथ साथ कमजोर हो जाता है, जबकि तालीपोट की बात करें तो पत्ता पतला और अधिक लचीला होगा। हमेशा याद रखो पतले की उम्र ज़्यादा होती है और हट्टे कट्टे आदमी की उम्र कम होती है। तो इसमें उत्कृष्ट स्थायित्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह 600 वर्षों तक यथास्थिति में रह सकता है। कौन सा? तालीपोट। पालमीरा कम समय के लिए, तालीपोट खूब समय के लिए रह सकता है। और इसमें भारतीय, नेपाली, दक्षिण पूर्व एशियाई संस्कृति एवं धर्म से जुड़े कई अनूठे स्रोत लिखे गए। इसके बाद ढोकरा कला की बात करें, इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये बंगाल का लाल बाजार गांव ढोकरा धातु शिल्प कला का केंद्र बनता जा रहा है। क्यों? यह बंगाल और झारखंड की सीमा पर स्थित है। पश्चिम बंगाल में दो स्थान है, बिकना जिसको बोलते हैं बांकुरा और दरियापुर जिसको वर्धमान। ढोकरा कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। ढोकरा धातु की एक ढलाई कला है। इसमें ढलाई के लिए एक प्राचीन लॉस्ट वैक्स कास्टिंग जो हमने स्टार्टिंग में बताया था पहले वीडियो में, उसका उपयोग किया जाता है। इसमें तांबे और उसकी मिश्र धातुओं और कांस्य जैसी अलॉय धातुओं का भी इस्तेमाल करने के कारण यह विशिष्ट है। यह एक प्राचीन परंपरा है। इसका प्रलेखित इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना माना जाता है और यह झारखंड की पारंपरिक कला है। धातुएं कहाँ पाई जा रही हैं? उड़ीसा, झारखंड वगैरह, बंगाल, इधर ही तो पाई जा रही हैं, सिंह भूमि वगैरह। तो वहीं पर ये धातु कला सबसे ज़्यादा फेमस हो रही है, ढोकरा कला। और ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं सुर्खियों में रहे कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, लगे हाथों। तो बात करें साइक्लोपियन वॉल के बारे में। साइक्लोपियन वॉल के बारे में एक मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो साइक्लोपियन वॉल चर्चा में क्यों? इसलिए चर्चा में है कि बिहार सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को साइक्लोपियन वॉल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव एक बार फिर से भेजा है। और इस वॉल की बात करें तो यह वॉल पत्थर की एक 40 किलोमीटर लंबी दीवार है और यह 2500 वर्ष से अधिक पुरानी संरचना है। इससे बिहार का प्राचीन शहर राजगीर घिरा हुआ है।
राजगीर जो नाम सुना होगा आपने इतिहास में, वो घिरा हुआ है साइक्लोपियन वॉल से। और राजगीर किसकी राजधानी थी? ये बिंबिसार उसके पुत्र अजातशत्रु की राजधानी थी, और दोनों शासक बुद्ध के समकालीन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीवार का निर्माण पूर्व मौर्य युग यानी कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व से पहले में कराया गया था। इसे बृहदत्त रावड़ी वंश के दूसरे शासक राजा जरासंध ने निर्मित कराया था, और इससे राजगीर को बाहरी शत्रुओं और आक्रमणकारियों से बचाने के लिए निर्मित किया गया था। इस दीवार को विशाल अनगढ़ पत्थरों से बनाया गया। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, कोटा वगैरह आप गए होंगे तब भी इस तरह की आपको संरचनाएं मिलेंगी, बस उसी तरह की ये दीवार है। यह दीवार विश्व में साइक्लोपियन चिनाई के सबसे पुराने उदाहरणों में से एक है। अब साइक्लोपियन चिनाई क्या होती है? जो पत्थर होते हैं वो अशेप में, मतलब ऐसे नहीं होता कि सेम शेप के, उनको जोड़ दिया जाता है गारे के द्वारा। तो साइक्लोपियन चिनाई में एक प्रकार के महापाषाण स्थापत्य का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द, इसमें गारे यानी कि मोर्टार के बिना पत्थर के असमान रूप से बड़े खंडों का उपयोग करना शामिल है। प्रायः किलेबंदी हेतु इस प्रकार की चिनाई का उपयोग किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि राजगीर में साइक्लोपियन वॉल फ्रंटियर्स ऑफ द रोमन एम्पायर के समान है। यह जर्मनी, ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड से गुजरती। कौन? फ्रंटियर्स ऑफ द रोमन एम्पायर, ठीक है, साइक्लोपियन वॉल नहीं। इसे वर्ष 1987 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, 1987 की। अब बात कर लेते हैं कि इसको शामिल करने ना करने से फायदा नुकसान क्या होता है। तो फायदा यूनेस्को दर्जा मिलने से क्या होता है, तो इन स्थलों के लिए ही नहीं बल्कि उस राज्य के अन्य ऐतिहासिक स्थलों में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा पर्यटकों की संख्या अधिक, स्वतः ही जब आएगा पर्यटन ज़्यादा तो पैसे भी ज़्यादा आएंगे, तो बेहतर सुविधाओं और समुदाय के लिए अधिक आय को लाएंगी। एक बार जब कोई स्थल विश्व विरासत स्थल की सूची में आ जाता है तो उसकी प्रतिष्ठा नागरिकों और सरकार के बीच इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता को भी बढ़ाती है। देश को इन स्थलों के संरक्षण के लिए विश्व विरासत समिति से वित्तीय सहायता और विशेषज्ञों की राय भी प्राप्त होती है। इन स्थलों को युद्ध के समय भी जेनेवा समझौते के तहत संरक्षण मिलता है, इस पर बम नहीं मार सकते। विश्व धरोहर स्थल की नामांकन प्रक्रिया की बात करें तो 3 तरह की। नंबर 1 अनंतिम, अंतिम नहीं अनंतिम। यह पहला कदम होता है जिसमें किसी देश को अपनी सीमाओं के भीतर स्थित अपने महत्वपूर्ण प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत स्थलों को इन्वेंट्री बनाकर उठाना चाहिए। नामांकन की प्रक्रिया यूनेस्को द्वारा एक स्थल को अनंतिम सूची में शामिल करने के बाद उस देश को आवश्यक दस्तावेज और नक्शे के साथ एक नामांकन दस्तावेज तैयार करना होता है और इसे सलाहकार निकायों के मूल्यांकन के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद अंतिम अभिलेख की बात करें तो एक बार किसी स्थल को नामांकित और मूल्यांकित करने के बाद यह विश्व विरासत समिति पर निर्भर है कि यह विश्व विरासत सूची पर अपने अभिलेख पर अंतिम निर्णय दे अथवा ना दे, मतलब अंतिम निर्णय दे किसको शामिल करना है या नहीं शामिल करना। तो इस सब कहानी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनेस्को। यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। इसमें मुख्यालय की बात कर ले, हेडक्वार्टर तो पेरिस फ्रांस में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है यूनेस्को, याद रख लेना। 1945 में विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, शांति व सुरक्षा में योगदान देने के लिए स्थापित हुआ था यूनेस्को। उद्देश्य है सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीवन सीखने की व्यवस्था उपलब्ध कराना। इंपॉर्टेंट है उभरते हुए सामाजिक और नैतिक चुनौतियों से भी निपटना। सदस्य 195 देश और 8 एसोसिएट सदस्य, 195 देश और 8 एसोसिएट सदस्य। यूनेस्को के सचिवालय की अध्यक्षता इसका महानिदेशक करता है। ये जनरल कॉन्फ्रेंस और कार्यकारी बोर्ड के निर्णयों को लागू करता है। यूनेस्को से संबंधित पुरस्कार की बात करें तो सांस्कृतिक विरासत संरक्षण कार्यक्रम के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार, इससे निजी व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया जाता है। एशिया पैसिफिक वाला जो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी वो वाला पुरस्कार। इसके अलावा यूनेस्को फेलिक्स हॉफएट बोइगनी शांति पुरस्कार, यह जीवित व्यक्तियों या सक्रिय संस्थाओं को शांति में बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं तो यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य समूह यानी कि UNSDG का भी सदस्य है यूनेस्को, और यूनेस्को के 3 सदस्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं, कुक आइसलैंड, नीयू और फिलिस्तीन। कुक आइसलैंड, नीयू और फिलिस्तीन। कुक, नीयू और फिलिस्तीन, यही 3, फिलिस्तीन यही 3, कुक, नीयू 3,
ठीक है, कौन कौन से? कुक, नीयू, फिलिस्तीन। ये 3 इसके यूनेस्को के सदस्य नहीं है, और ये सॉरी, ये 3 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है, कुक आइलैंड, नीयू और फिलिस्तीन। इसके बाद बात करें जो यूनेस्को के सदस्य नहीं है, इंपॉर्टेंट याद रखना, इजराइल जो है वो यूनेस्को का सदस्य है ही नहीं। इसके अलावा लिechtenstein और यूएसए यूनेस्को के सदस्य नहीं। इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए आपको ट्रिक है कि इजराइल यूएसए कहीं पे भी बम मार देते हैं, जबकि हमने क्या कहा है कि जेनेवा कन्वेंशन के तहत ये स्थल संरक्षित रहते हैं। तो इजराइल यूएसए इसके यूनेस्को के सदस्य है ही नहीं। इसके अलावा लिechtenstein भी, और जो लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। तो बिहार में अन्य जो विश्व धरोहर स्थल हैं तो उनकी बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस नाम है। तो 2002 में ये नालंदा विश्वविद्यालय सूचीबद्ध हो गया था, और इसकी स्थापना गुप्त वंश के कुमारगुप्त, जिसको बोलते हैं सक्रादित्य, ने 5वीं शताब्दी की शुरुआत में की थी। इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। यह 12वीं शताब्दी तक 600 वर्षों तक प्रचलित अवस्था में रहा। इसे सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। इसके बाद बात करें बोध गया का महाबोधि मंदिर, ये आपको दिख रहा होगा, महाबोधि टेम्पल ऑफ बोध गया। ये भी 2002 में यूनेस्को में के विश्व विरासत स्थल में सूचीबद्ध किया गया था। यह वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मूल संरचना मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनाई गई थी। गुप्त काल में अंत में पूरी तरह से ये ईंटों से बनाया गया था। वर्तमान मंदिर 5वीं 6ठी शताब्दी का ये जान पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को में शामिल तो कर लिया, अब यूनेस्को स्थल को सूची से हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो यानी कि जब कोई स्थल यूनेस्को के प्रोटोकॉलों का उल्लंघन करता है तो संबंधित देश को एक चेतावनी पत्र भेज देते हैं, भाई साहब सुधर जाओ नहीं तो आपको हटा देंगे, और फिर उस स्थल को यूनेस्को के खतरे में विश्व धरोहर स्थल की सूची में रखा जाता है। अंतिम में स्थल को सूची से हटा दिया जाता है। इसके बाद संबंधित सुर्खियों की बात करें तो विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दी है कि मोहनजोदड़ो के संरक्षण और जीर्णोद्धार पर तत्काल ध्यान नहीं दिया जाता है तो इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटाया जा सकता है। अब तक निम्न 3 धरोहरों का विश्व विरासत का दर्जा लिया जा चुका है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मोहनजोदड़ो किस कंट्री के जुरिडिक्शन में आता है। तो ओमान की जो अरेबियन ऑरिक्स सेंचुरी थी 2007 में इसको हटा दिया यूनेस्को की सूची से। जर्मनी के ड्रेसडेन में स्थित एल्बे वैली 2009 में इसको हटा दिया, और इंग्लैंड का लिवरपूल अभी हटाया। तो याद रख लेना, लिवरपूल यूनेस्को हेरिटेज साइट थी, 2021 में हटा दिया इंग्लैंड के लिवरपूल को, जर्मनी की एल्बे वैली को, और ओमान की अरेबियन ऑरिक्स सेंचुरी को। अब बात करें लौह युग के यानी कि आयरन एज के बारे में, तो तमिलनाडु के मयिलादंपरै में उत्खनन में कार्बन डेटिंग से पता चला है कि भारतीयों को 4200 वर्ष पहले भी लोहे के इस्तेमाल की जानकारी हुआ करती थी। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकला इस खोज के बाद कि मयिलादंपरै में जो खोजे गए लोहे के औजार हैं उनके आधार पर तमिलनाडु में जो लोह युग का संबंध 2172 ईसा पूर्व से 1615 ईसा पूर्व तक माना जाता था, अब वो माना जा रहा है। यानी कि 2172 से 1615 के आसपास लोह युग तमिलनाडु में रहा होगा। मयिलादंपरै एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है जहां से प्राप्त सांस्कृतिक सामग्रियां सूक्ष्म पाषाण काल माइक्रोलिथ 30,000 ईसा पूर्व और प्रारंभिक ऐतिहासिक यानी कि 600 ईसा पूर्व युगों के बीच की है। अब क्या है, अब ये नाम आपने बहुत सुन ली तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते। तो निम्न पुरापाषाण काल की बात करें तो आज से 20 लाख वर्ष पूर्व था। मध्य पुरापाषाण काल की बात करें तो 80,000 वर्ष पूर्व था।
उच्च पुरा पाषाण की बात करें तो ये 35,000 वर्ष पूर्व था। मध्य पाषाण की बात करें, मध्य पाषाण, पुरा पाषाण नहीं, मध्य पाषाण की बात करें तो 12,000 वर्ष पूर्व था। नव पाषाण की बात करें तो जिसमें आरंभिक कृषि व पशुपालक स्थिति वो 10,000 वर्ष पूर्व थी। ताम्र पाषाण की बात करें, तांबे का पहली बार उपयोग तो 6,000 वर्ष पूर्व थी। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2600 वर्ष पूर्व थी, 2600 वर्ष पूर्व। और आरंभिक लौह काल और महापाषाण समाधान की बात करें तो ये 1000 ईस्वी पूर्व तक, और 600 से 400 600 ईस्वी ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक ये है आरंभिक ऐतिहासिक काल। ये काल आपको एक बार देख लेने हैं, कोई विशेष ऐसा नहीं, मिलान के लिए भले ही आ जाए तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ से प्राप्त सांस्कृतिक साक्ष्यों से पता चला है कि इस स्थल का समय काल जो है नवपाषाण काल से ऐतिहासिक काल के मध्य तक रहा होगा। सूक्ष्म पाषाण काल, नवपाषाण काल, लौह युग, आरंभिक व पूर्व ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल 5 सांस्कृतिक चरण माने जाते हैं, जिसमें सूक्ष्म पाषाण काल जैसे मिट्टी के पात्र हो गए, फिर लोहे के उपकरण हो गए, शैल कला, स्मारक, पाषाणों, शिलालेखों के आधार पर चिन्हित भी किया जाता है। तो तमिलनाडु में उत्तर नवपाषाण काल चरण की शुरुआत 2200 ईसा पूर्व से पहले हुई। यह निष्कर्ष दिनांकित स्तर से नीचे पाए गए 25 सेंटीमीटर मोटाई के सांस्कृतिक निक्षेपों यानी कि खुदाई के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया। इसके अलावा यह निष्कर्ष निकाला कि काले और लाल मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन का नवपाषाण काल के अंत में उपयोग शुरू हुआ था, ना कि लौह युग में। यह खोज प्रचलित मान्यता के विपरीत है। इसके बाद नवीनतम खोज से पहले तमिलनाडु के लिए लोहे के प्रयोग का प्रथम साक्ष्य मैटूर के समीप तेलंगनूर और मांगडू को माना जाता था। इसका समयकाल 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया था। निष्कर्षों का महत्व ये निकलता है कि यह कालक्रम के पुनर्निर्धारण में सहायता करता है। इससे यह माना जा सकता है कि हमारा लौह युगीन संस्कृति का आधार 2000 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ होगा। इस तिथि का निर्धारण से सिंधु घाटी सभ्यता और तमिलगम दक्षिण भारत के संगम काल के बीच के अंतर को बहुत कम कर दिया। हुआ क्या, एक बार ये टाइमलाइन देख लो, कुछ अगर समझ में नहीं आया है अभी तक तो ये देख लीजिए। 2172 ईसा पूर्व से 1615 ईसा पूर्व, ठीक है, मइलादंपरे तमिलनाडु में लौह युग का प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद 1900 से 2000 ईसा पूर्व वाराणसी के निकट मल्हार और उत्तर कर्नाटक में ब्रह्मगिरी में माना जाता है। इसके बाद मध्य गंगा घाटी, पूर्वी मध्य गंगा घाटी रायपुर में ये 1700-1800 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इसके अलावा 1530 ईसा पूर्व कर्नाटक में यानी कि यहाँ पर लोहे का उपयोग हो रहा होगा। इसके अलावा 1500 ईसा पूर्व तमिलनाडु के मैटूर स्थित मंगडू में भी माना जाता है, और 1300 ईसा पूर्व राजस्थान स्थित आहाड़ में भी इसका उपयोग माना जाता रहा होगा। लेकिन अब खोज हो गई है कौन सी, मइलादंपरे यानी कि तमिलनाडु की। तो जो मानने जाने लगा है कि 2172 ईसा पूर्व से 1615 ईसा पूर्व तक लोहे का उपयोग होता रहा होगा। तो भारतीय सभ्यता में धातु प्रयोग की प्रासंगिकता क्या है, इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप समझिए तांबे के उपयोग के दौरान समाज। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, हमें पता है। हालांकि सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, इंपॉर्टेंट है, लोहे की जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन तांबे से बने उपकरण कमजोर हुआ करते थे और लोहे के औजार जितने मजबूत नहीं होते थे। इसके साथ ही अब क्या होगा, जब उपकरण कमजोर होंगे तो वनों की कटाई नहीं होगी, वनों की कटाई नहीं होगी तो अतिरिक्त फसल का उत्पादन नहीं होगा, ठीक है, और उत्पादन नहीं होगा तो व्यापार नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा तो सभ्यता धीरे 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 क्षय होने लगेगी। जबकि लोहे के बाद वनों की कटाई हुई, कृषि के लिए भूमि मिली, अधिशेष अनाज का उत्पादन हुआ, व्यापार बढ़ा, समृद्धि बढ़ी। 1 मिनट चेक कर लेते हैं कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं। तो व्यापार हुआ, 1 मिनट, व्यापार यहाँ पर आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? हेलो, हेलो, हेलो।
हेलो, ठीक है, आवाज़ आ रही है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो व्यापार होने लगा तो समृद्धि बढ़ी। अगर लोहे का उपयोग होगा तो लौह युग के उपयोग के दौरान समाज उत्तर वैदिक काल के दौरान आर्य संस्कृति के विस्तार का मुख्य कारक लगभग 1000 ईसा पूर्व लोहे के उपयोग की शुरुआत ने करी उत्तर वैदिक काल में, और लोहे प्रौद्योगिकी के उपयोग से कृषि औजारों हथियारों का निर्माण प्रारंभ होता है। इस प्रकार कृषि उत्तर वैदिक लोगों के जीवन का मुख्य आधार बन गई। उससे पहले पूर्व वैदिक काल में पशुपालन था। इसके अतिरिक्त भारत के उत्तर और पूर्वी हिस्सों से घने वनों को साफ करने के लिए भी लोहे के औजारों का उपयोग किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राखी गढ़ी आपने काफी नाम सुना होगा, ये चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने हरियाणा के हिसार में हड़प्पा सभ्यता के स्थल राखी गढ़ी के संबंध किससे? हड़प्पा से है। उत्खनन कराया और यहाँ से कुछ घरों की संरचना, गलियों और जल निकासी व्यवस्था का पता चला है। तो राखी गढ़ी के बारे में हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से फैक्ट हमें जानने चाहिए। तो राखी गढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप के 5 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है। उपमहाद्वीप के, भारत के नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप के। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य बड़े स्थल पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनवेरीवाल और भारत में धोलावीरा गुजरात है। धोलावीरा 4th है और राखीगढ़ी 5th है। पुरातत्व उत्खनन से पता चलता है कि परिपक्व हड़प्पा चरण का प्रतिनिधित्व योजनाबद्ध नगर प्रणाली के घर और उनमें उचित जल निकासी की भी व्यवस्था थी, कच्ची के साथ साथ पकी हुई ईंटों की भी। इसके अलावा मिट्टी से बने फर्श पर कच्ची ईंटों से निर्मित पशु बलि गर्तों और त्रिभुजाकार व वृत्तीय अग्नि वेदिकाओं के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। कुछ संबंध मोहनजोदड़ो की खोज के बारे में बात कर लेते, उसके 100 वर्ष पूरे हो गए। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में पुरातात्विक अवशेषों की खोज करी थी। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी थे और उन्होंने 1914 में प्रकाशित प्राचीन मुद्रा पुस्तक लिखी थी। यह मुद्रा शास्त्र यानी कि न्यूमेस्मेटिक्स यानी कि सिक्कों के अध्ययन पर केंद्रित पुस्तक थी। उन्होंने बंगाली और अंग्रेजी में कई विनिबंध यानी कि मोनोग्राफ एवं पुस्तकें, जिनके बांग्ला इतिहास सहित उपन्यास भी लिखे। इंपॉर्टेंट बात यह, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के शिक्षक थे। एक पॉइंट ये याद रख लेना है, एक इनकी प्राचीन मुद्रा नामक पुस्तक याद रख लेना है, एक 1922 में इन्होंने खोज करी थी, मोहनजोदड़ो की खोज की थी, राखलदास बनर्जी ने की थी, उस 1922 में की थी। इतना पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ और फैक्ट। तो यह दक्षिण एशिया की प्रारंभिक सभ्यता थी। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है और ऐसी सभ्यताएं मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन भी है। इसे आमतौर पर सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। प्राक हड़प्पाई सभ्यता 3300 से 2600 ईसा पूर्व मानी जाती है। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व मानी जाती है। और उत्तर हड़प्पाई सभ्यता, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। प्राक हड़प्पाई सभ्यता यानी प्राचीन 3300 से 2600, परिपक्व 2600 से 1900, उत्तर हड़प्पाई 1900 से 1700 ईसा पूर्व ये मानी जाती है। ठीक है, तो ये सप्त सैंधव प्रदेश में ये डेवलप हुई है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कहाँ गया, ये सिंधु दिख रही होगी। इसके अलावा यहाँ पर झेलम, चिनाब, रावी, ठीक है, ये नदियाँ दिख रही होंगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगन, ठीक है, गनवरी वाला, ठीक है, मेतई कुपर, ठीक है, खेतरीजन, इसके अलावा मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, चनहुदड़ो, ठीक है, बालाकोट, सैलजी, ठीक है, सुरकेगेंडोर, इसके अलावा ठीक है, धौलावीरा, नागेश्वर, रंगपुर, लोथल, ठीक है, ये सब यहाँ पर मिलते हैं। अरेबियन सी नोट, दक्षिण भारत में सोना दक्षिण राजस्थान और उत्तर गुजरात से, स्टीटाइट तथा राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र के साथ साथ ओमान और गिस से तांबा भी खरीदा जाता था। और सिंधु सभ्यता की विशेष लिपियों के बारे में भी बात कर ही लेते हैं जब इतनी बात की है। तो नगरीय क्षेत्र का विकास यानी कि एक नगरीय सभ्यता थी। मुहरों पर लेखन की एक पंक्ति थी। अधिकांश अभिलेख छोटे हैं, लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। यह दाएं से
दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। ठीक है, यानी कि बेस्ट्रोफोडेन या फिर गौमूत्राक्षर लिपि कही जाती है। सिनौली यानी कि यूपी में एक योद्धा वर्ग की उपस्थिति का भी पता चलता है। इसके अलावा हाल ही के उत्खनन के दौरान प्राप्त प्रमुख साक्ष्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्खनन में 2 महिलाओं के कंकाल मिले थे जो लगभग 5000 वर्ष पुराने माने जाते हैं, जबकि हम पता है हड़प्पा सभ्यता 3600-3700 ईसा पूर्व है और 2000 चल ही रहा है, तो वही लगभग। तो अंत्येष्टि अनुष्ठानों के हिस्सों के रूप में इन कंकाल अवशेषों के साथ पात्र और अन्य कलाकृतियां भी दफनाई हुई मिलती हैं, यानी कि इनके साथ साथ खाने पीने का सिस्टम भी रख दिया है और भी चीज़ें रख दी हैं। कलाकृतियों की बात करें तो सेलखड़ी निर्मित मोहर, टेराकोटा से बनी चूड़ियां, हाथी के रूपांकन के साथ साथ टेराकोटा की मोहर, हड़प्पा लिपि के साक्ष्य आदि मिले हैं। हाल ही में बसावट के चिन्ह, तो टीला नंबर 3 के उत्खनन से एक कुलीन बस्ती के भी साक्ष्य मिले हैं टीला नंबर 3 से। अब तक के उत्खनित सभी हड़प्पा स्थलों में त्रिस्तरीय अधिवास के एक समान संकेत प्राप्त हुए हैं। कच्ची ईंट की दीवारों वाली सामान्य बस्तियां होती थी। कच्ची ईंट की दीवारों के साथ साथ पकी हुई ईंट की दीवारों वाली कुलीन बस्तियां होती थी, जो कि मध्य स्तर की बस्तियां थी। शोधकर्ताओं ने अभी तक यह निर्धारित नहीं किया गया है कि यह 3 स्तरीय अधिवास विशेषता समुदाय या व्यवसाय पर आधारित थी या जाति पर आधारित थी, ये नहीं बता पाए हैं। आभूषण निर्माण की बात करें तो 5000 वर्ष पुरानी आभूषण निर्माण के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे यह संकेत मिलता है इस नगर में व्यापार भी किया जाता रहा होगा। अब बात करें प्रमुख हड़प्पा स्थलों के बारे में। तो प्रमुख हड़प्पा स्थलों में नंबर 1 पे बात करते हैं धोलावीरा, जो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। यह गुजरात में खादर के शुष्क द्वीप पर स्थित धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर है। यहाँ से सेलखड़ी अथवा चूना पत्थर की दीवारों से युक्त एक वर्गीकृत गढ़ी निचला नगर मध्य नगर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि अन्य अनेक हड़प्पा स्थलों से कच्ची ईंटों से निर्मित दीवारों के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, यहाँ पर चूना पत्थर और सेलखड़ी की दीवारें हैं। यहाँ जलाशयों की सोपानी श्रृंखला के साथ साथ एक परिष्कृत जल प्रबंधन प्रणाली भी मौजूद थी। धौलावीरा में यहाँ से एक बड़े कब्रिस्तान के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ 6 प्रकार के स्मारक यानी कि सेनाटेप्स हैं, जो हड़प्पा के मृत्यु के प्रति अनूठे दृष्टिकोण के बारे में भी जानकारी देते हैं। अन्य हड़प्पाई शहरों के साथ साथ मेसोपोटामिया क्षेत्र और ओमान प्रायद्वीप के शहरों के साथ भी अंतर क्षेत्रीय व्यापार के भी साक्ष्य मिल गए धौलावीरा गुजरात से। और यह स्थल आभूषण निर्माण की कला का केंद्र भी था। आभूषण सीप व अर्धकीमती पत्थरों जैसे गोमेद इंपॉर्टेंट है उससे बनाए जाते थे और यहाँ से काष्ठ का भी निर्यात किया जाता था। इसके बाद बात करें लोथल की, ये भी गुजरात में है। तो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पत्तन नगर था। यहाँ से गोदीवाड़े यानी कि डॉकयार्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनकी संरचना कच्ची ईंटों से निर्मित थी। इंपॉर्टेंट है, कच्ची ईंटें। यह खंबात की खाड़ी गुजरात के पास भोगवा और साबरमती नदियों के मध्य स्थित है। लोथल मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियां याद रखो, भोगवा और साबरमती। लोथल से एक कब्रिस्तान के 21 मानव कंकाल मिले हैं। यहाँ से तांबे के बर्तन बनाने वाले ढलाई घर की भी खोज की गई है। इन स्थलों से अर्धकीमती पत्थरों, सोने आदि से बने आभूषण भी मिले। इसके अलावा संबंधित सुर्खियां क्या हैं? तो पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय गुजरात के लोथल में एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना बना रहा है। यह देश में अपनी तरह का एक पहला परिसर होगा जो भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करेगा। यह भारत में सागरमाला योजना के तहत संचालित प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। सागरमाला योजना को देश में पत्तन अधिकार आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया है। इसे पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और इससे यह वित्त पोषण अनुदान के रूप में राष्ट्रीय संस्कृति कोष से मिलता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के बारे में तो बात कर ही लेते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल की बात हो रही है और हड़प्पा की बात ना हो तो बहुत बुरी बात है। तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में स्थित
मोहर हड़प्पा जो मोहर है संभवतः हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट कलाकृति है। सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी हुई है। इस तरह की मोहरों में अक्सर जानवरों की रूपांकन और एक लिपि के चिन्ह अंकित होते थे। ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। हड़प्पा से एक अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। इसमें ईंट से निर्मित गोलाकार चबूतरों की पंक्तियां थी। गोलाकार है, ठीक है, ईंट से निर्मित गोलाकार चबूतरों की पंक्तियां थी। इनका उपयोग अनाज की भूसी निकालने के लिए किया जाता था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अनंतिम सूची में शामिल है हड़प्पा। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान में स्थित है। तो दक्षिण एशिया में सबसे अच्छी संरक्षित नगरीय बस्ती थी और इसमें ज़्यादातर पकी हुई ईंटों से बने नियोजित नगर 2 खंड, पश्चिम में गढ़ी और पूर्व में निचला नगर, पश्चिम में गढ़ी और पूर्व में निचला नगर होता था। गढ़ी क्षेत्र में दूसरी शताब्दी ईस्वी में बिना पकी ईंटों से एक बौद्ध स्तूप का भी निर्माण कराया गया था। दूसरी शताब्दी ईस्वी में, सॉरी, ईसा पूर्व नहीं, ईसा पूर्व में बौद्ध कहाँ से आए। दूसरी सदी ईस्वी में पकी ईंटों से एक बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया गया था। इमारतों को सड़कों के किनारे पर बनाया गया था। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बचपन से सुनते आ रहे, पकाओ मत कह दो। इस नगर में एक सार्वजनिक स्नानागार था, इंपॉर्टेंट है। यह विशाल स्नानागार इस स्थल की सबसे प्रमुख विशेषता थी। मोहनजोदड़ो की और अन्य विशेषताओं में पुजारियों के एक विद्यापीठ या अधिवास, एक विस्तृत जल निकासी प्रणाली, कुएं अपशिष्ट जल के निपटान के लिए सोखता कर, तो एक बड़ा अन्नागार। तो अन्नागार वहां पे भी मिला है, हड़प्पा में भी, लेकिन जो विशाल अन्नागार, विशाल सार्वजनिक स्नानागार, ये सब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रमाण में मोहनजोदड़ो से बुने हुए कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। कांस्य से निर्मित नर्तकी की मूर्ति और एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की, जिसको योगी की मूर्ति भी कहते हैं, पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, एक दाढ़ी वाले पत्थर की मूर्ति। इसके बाद बात करें कालीबंगा, जो कि राजस्थान, नाम से समझ लीजिए। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। इसका यह नाम काले रंग की चूड़ियों के टुकड़ों में घने वितरण के कारण रखा गया है, जो इसके टीले की सतह पर पाए गए थे। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त कालीबंगा का निचला नगर दुर्गीकृत था। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कालीबंगन का जो निचला नगर था वो भी दुर्गीकृत था। ठीक है, चाहे याद कर लेना, दुर्गा माता रक्षा करती हैं, काली माता रक्षा करती हैं, दुर्गा काली एक साथ याद रखना है ना, तो बात खत्म हो जाएगी। इसके बाद बात करें बनावली की, हरियाणा की, तो यह हड़प्पा सभ्यता में अपनी केंद्रीकृत योजना के लिए जाना जाता था। इसमें मुख्य सड़कें सीधी होने की बजाय घुमावदार हुआ करती थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सीधी सड़कें नहीं थी। हरियाणा में सब लोग घुमा के बात करते हैं, सीधी बात नहीं करते हैं। तो उत्खनन से 3 प्रकार के सांस्कृतिक अनुक्रम प्राप्त हुए हैं। पूर्व हड़प्पा यानी कि प्रारंभिक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। बनावली हरियाणा से सड़कें घुमावदार थी, सीधी नहीं थी। इसके बाद बात करें, अभी चर्चा में है हमारे महाकालेश्वर मंदिर। तो हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का उद्घाटन किया है। तो महाकालेश्वर की पौराणिक कथा के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार उज्जैन में चंद्रसेन नाम का एक शासक हुआ करता था। वह शिव का भक्त था। भगवान शिव उसके लिए महाकाल के रूप में प्रकट हुए और उसके शत्रुओं का नाश कर दिया। अपने भक्तों की प्रार्थना पर शिव उस समय उज्जैन में ही रहने के लिए सहमत हो गए और वहां के मुख्य देवता बन गए। इस कॉरिडोर में, एक मिनट, तो यार क्या लग रहा है, यहीं पे रोक दें वीडियो, चलने देते। तो महाकाल लोक एक मेगा कॉरिडोर परियोजना का हिस्सा है। ये पहला चरण है। इस कॉरिडोर में 2 भव्य प्रवेश द्वार होंगे, जिसमें 108 अलंकृत स्तंभों वाली एक समानांतर स्तंभ पंक्ति यानी कि कॉलोनेड होगी। इसमें भगवान शिव के आनंद तांडव स्वरूप यानी कि प्रफुल्लित नृत्य रूप को भी दर्शाया गया है। इसके अलावा 50 से अधिक भित्ति चित्रों यानी कि वॉल आर्ट वाला रनिंग पैनल स्थापित किया जाएगा, जिसमें शिव पुराण की कथाओं का भी चित्रण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
तो महाकालेश्वर मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं। तो महाकालेश्वर मंदिर की स्थापना का सही समय ज्ञात नहीं है। पुराण के अनुसार यह कहा जाता है कि सबसे पहले प्रजापति ब्रह्मा ने इसकी रचना करी थी। आगे चलकर राजकुमार कुमारसेन प्रद्योत वंश के चंद्र प्रद्योत के जो पुत्र थे, उन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाकाल मंदिर की कानून और व्यवस्था के प्रबंधन का दायित्व संभाला था। प्रद्योत वंश ने 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच अवंती, वर्तमान में मध्य प्रदेश पर शासन किया था। ठीक है, और यह मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले में क्षिप्रा या क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। मुख्य विशेषताओं की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है 3 मंजिल, शंकर जी तो 3 याद ही रखो। तो सबसे नीचे मध्य और ऊपरी भाग में क्रमशः महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और नागचंद्रेश्वर के लिंग स्थापित हैं। सबसे नीचे महाकाल, फिर ओमकार, फिर सबसे ऊपर नागेश्वर। शिव का रूप महाकाल अर्थात समय और मृत्यु के देवता के रूप में वर्णित हैं। गर्भगृह में मूर्तियां ज्योतिर्लिंग के अलावा गणेश, कार्तिकेय और पार्वती की मूर्तियां हैं। गणेश, कार्तिकेय और पार्वती। शिखर की बात करें, छोटी मीनारों वाले शिखर अत्यंत भव्य हैं और मंदिर परिसर में कोटि तीर्थ नामक कुंड भी मौजूद हैं। चलिए अब महाकाल वाला खत्म कर देते हैं, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंशम में इस मंदिर को निकेतन के रूप में वर्णित किया। किसने? कालिदास ने। संभवतः यही कारण था कि मंदिर की छतें अधिकतर समतल हुआ करती, समतल हैं। इस मंदिर में पुनर्विकास और पुनर्निर्माण का कार्य कई शताब्दियों तक किया जाता रहा। इसके परिणाम स्वरूप मंदिर परिसर में भूमिजा, चालुक्य और मराठा स्थापत्य शैली का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे प्रसिद्ध है। स्थापत्य शैली के संबंध में अन्य तथ्य की बात करें तो फिर से भूमिजा शैली की बात करें तो भूमिजा शैली के मंदिरों की विशेषता है केंद्रीय लैंटिना शिखर है जो चारों ओर से ऊपर की ओर पतला होता जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें संलग्न छोटे छोटे शिखर केंद्रीय शिखर को अलंकृत करते हैं। कई शिखर होते हैं छोटे छोटे। चालुक्य शैली की अनूठी विशेषता में क्या है कि इस शैली में मंदिर की तारकी और आधार से सीढ़ी नुमा निर्माण योजना है। मराठा शैली की अलग विशेषता, उसमें निर्मित मंदिरों की विशेषताएं लकड़ी के बने सभा मंडप, साइप्रस वृक्ष के आकार जैसे स्तंभ, पत्थर निर्मित फव्वारे और ईंट एवं चूना से निर्मित शिखर। ये है मराठा शैली। तीनों शैलियों की, भूमिजा शैली, चालुक्य शैली और मराठा शैली, तीनों की विशेषताएं बता दी हैं। ठीक है, तो परंपरागत रूप से ज्योतिर्लिंग का मुख उत्तर या पूर्व दिशा में होता है, लेकिन महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा में है। तो ज्योतिर्लिंग या तो उत्तर दिशा में होंगे या पूर्व होंगे, लेकिन महाकालेश्वर जिसका मुख दक्षिण दिशा में। दक्षिण का होने का कारण ये है कि शिव को मृत्यु का देवता माना गया है और महाकालेश्वर को स्वयंभू अर्थात स्वयं प्रकट होने वाले देवता माना गया है यहाँ पर। और अब ये हो गया है जादू, तो जादू को रहने देते हैं, बाकी चर्चा अगले वीडियो में कर लेंगे और 12 ज्योतिर्लिंग की, और अगले वीडियो में इससे आगे क्या पढ़ाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। ये आपके किसी भी एग्जाम में काम आ जाएगा। ठीक है, महाकालेश्वर का थोड़ा सा बचा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो बाद में इनको ठीक कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।